हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क जनरल भाषा में ना हम वर्क उसे कहते हैं जब हम किसी क्रिया को करते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कुछ और होता है। फिजिक्स में हम बात करते हैं वर्क कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और उस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसके द्वारा कार्य किया गया, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क होता है वो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी दिशा में उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। इसकी यूनिट जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर या फिर जूल होती है, जबकि इसकी सीजीएस यूनिट डायन सेंटीमीटर या फिर अर्ग होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, बात की जाए तो जो ये जूल होता है, एक जूल वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो ml² t-2 के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों, जो ये फॉर्मूला है ये सभी जगह वैलिड नहीं है, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स किसी एंगल पे लगता है तो उसकी वजह से जो इस पे वर्क होगा वो उसमें एक थीटा भी कंसिडर होगा। देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ये और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है थीटा एंगल पे, और यहाँ पे इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, तो जो यहाँ पे वर्क होगा वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा। और जो ये वर्क होता है ये थीटा के अकॉर्डिंग नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। जैसे अगर हम थीटा का मान जीरो लेते हैं तो ये जो वर्क होगा वो आपका एफ एस कॉस जीरो यानी कि एफ एस के बराबर होगा, जिसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो हम इसे W जो वर्क होगा वो होगा एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान जीरो होता है इसलिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और अगर थीटा 180 डिग्री होता है तो हम इसको कह सकते हैं कि जो वर्क होगा वो एफ एस कॉस 180 डिग्री, और जो कॉस 180 डिग्री का मान होता है वो -1 होता है और ये माइनस एफ एस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ये वाला कार्य होगा ये नेगेटिव होगा। तो जो ये पॉजिटिव कार्य है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है, जबकि जो ये वाला है, ये जो जीरो वर्क है ये तब होता है जब किसी बॉडी पे हमने, जैसे किसी कूली ने अपने सर में कोई बोझा रखा है तो उस केस में होता है। और ये जब स्लाइडिंग का केस होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ये स्लाइड कर रहा है, ये नीचे के लिए जा रहा है, फोर्स यहाँ के लिए लग रहा है और स्लाइड की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये नीचे के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। दोस्तों, अब हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी की बात की जाए तो किसी भी काम को करने के लिए जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी कहते हैं। जैसे एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। और दोस्तों, बात की जाए तो जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट वर्क के जैसे होती है, सेम जूल होती है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला VmL² t-2 होगा। अब दोस्तों, बात की जाए तो जो एनर्जी होती है डिफरेंट फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जी की दो फॉर्म्स की बात की, जो काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसकी गति की वजह से जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसे हम मैथमेटिकली E के = 12mv² लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसका मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। इसी के अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसका वेट mg है, और यहाँ से अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं और ये यहाँ से अगर h ऊंचाई पे है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक फॉर्म से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे पावर के बारे में। तो पावर जो होती है कार्य करने की दर, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर। तो इसकी जो यूनिट होती है, इसके पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जो पावर होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। ये टाइम हो गया और ये आपका वर्क हो गया। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो ये यूनिट आपकी जूल सेकंड या फिर वॉट होती है, और इसकी जो अदर यूनिट होती हैं जैसे किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट 1000 वॉट के बराबर होता है। और दूसरी जो यूनिट होती है 1 मेगावाट, वॉट, तो ये होती है 10 की पावर 6 वॉट के बराबर। और गीगा की बात करें तो 1 गीगा वॉट इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 9 वॉट। अब इसकी बात करते हैं कि जो इसकी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो ml²T-3 होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो मशीन की पावर होती है उसको हम किसमें मेजर करते हैं। तो मशीन की पावर होती है जो मशीन पावर, तो इसको हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो एक हॉर्स पावर होता है जो वो 746 वॉट के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो यूनिट, जो हम जब बिजली का बिल आता है तो उसमें कहते हैं कि इतना यूनिट बिल आया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि यूनिट और जूल में क्या संबंध होता है। तो जो एक यूनिट होता है, यूनिट वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अगर इसको हम देखा जाए तो 1 किलो बराबर 1000, और जो 1 आवर होता है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू 3600 वॉट सेकंड। और अगर हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 वॉट सेकंड, या फिर वॉट सेकंड जो होता है आपका वो जूल के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। तो जो दोस्तों जो एक यूनिट होता है वो 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल के बराबर होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। 1 यूनिट इक्वल टू ये हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।